हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। सो 5 बार यूपीएससी का मेंस लिखने के बाद और हर बार किसी न किसी पेपर में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक स्ट्रैटेजी तो ऐसी बना ली थी मेंस के लिए जिससे सब पेपर को इजीली टैकल किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट 80 डेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आप देखें, आज 23 है ऑफ जून एंड आपका मेंस जो है वो 15th ऑफ सितंबर को है। तो डेफिनेटली जुलाई है आपके पास, अगस्त है आपके पास 10 दिन है ऑलमोस्ट सितंबर के, एंड यू हैव 7 days ऑफ जून। सो बेसिकली यू हैव एटलीस्ट 80 डेज के करीब हैं अभी भी आपके पास। तो देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 80 डेज के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। तो अब देखिए आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होना चाहिए मेंस के लिए। तो पहले आप अपने ऑप्शनल पेपर को प्रायोरिटी दीजिए। तो आप अपना हाफ टाइम जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दीजिए। अब देखिए ऑप्शनल को आप जब प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऑलराइट, तो आपके पढ़ने का टाइप जो है वो अलग अलग हो सकता है। सम विल बी लाइक दैट कि दे विल गिव फर्स्ट 30-40 days फॉर ऑप्शनल, और कुछ ऐसे हैं कि दे विल गिव हाफ ऑफ द डे फॉर देयर ऑप्शनल एंड हाफ डे में वो नेक्स्ट चीजें प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी टाइप है पढ़ने का आप वो वैसे कर सकते हैं, बट आई वुड मैं ऐसे करूंगी कि आई वुड गिव हाफ ऑफ माई डे फॉर ऑप्शनल एंड बाकी सबके लिए मैं टाइम दूंगी। वाई? बिकॉज आखिरी में जीएस आता है, और जीएस के पेपर पहले होते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आखिरी के 10 days में जीएस को बार बार रिवाइज करूं ताकि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे से जीएस में परफॉर्म कर पाऊं। सो दिस इज इट। तो अब देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है नाउ। अ, आप अपना आधा टाइम ऑप्शनल को अलॉट करिए, तो आपका जो भी ऑप्शनल है आप उस हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी रखिए एसए को। तो मैं सेकंड प्रायोरिटी एसए को इसलिए रखने को बोल रही हूँ कि आप जैसे एसए का पेपर करेंगे तो इफ़ यू राइट 8 to 10 एसेज तो डेफिनेटली आपका 130 प्लस तो क्रॉस कर ही जाएगा। देखिए 140 या 150 प्लस एसए में लाने के लिए नंबर वन चीज़ चाहिए होती है बहुत सारे मल्टी डायमेंशंस किसी भी एसए में। नंबर टू, लक भी चाहिए होता है, बिकॉज एक एग्जामिनर ऐसा है जो थोड़ा लिबरल है और उसे आपका अच्छा लग गया तो वो आपको ऐसे में अच्छे नंबर दे सकता है। बट 130 प्लस इज एन ऐसे इज इजिली अचीवेबल। वो कैसे करना है? आपको 8 to 10 एसेज लिखना है। आपको कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक लीजिए, और बेस्ट बेट तो ये है कि आप अपने जो यूपीएससी के टॉपिक्स है उसी को उठा करके लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो एसए का पेपर है ना, वो उसमें आप जो भी पॉइंट्स जनरेट करेंगे वैल्यू राइटिंग 8 to 10 essays ऑफ यूपीएससी पेपर्स ऑफ पास्ट ईयर, तो आप उससे क्या करेंगे कि रीपर्पस कर सकेंगे पॉइंट्स अपने बाकी फिलोसफिकल एसेज में। बिकॉज किसी भी फिलोसफिकल एसे को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पॉइंट्स रिपर्पस करने की कोशिश करिए और थोड़ा एक लॉजिक, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज अबाउट द एसे। जीएस 1, तो जीएस 1 को मैं बोलूँगी कि आप 5 से 6 दिन दीजिए। आप वैसे भी बहुत कुछ जनरल स्टडीज 1 का पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको 5 से 6 दिन में ख़त्म कर लीजिए। देखिए जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जाएं तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री को मत तवज्जो दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आने वाले टॉपिक में। एंड देन जीएस 4, तो जीएस 4 के लिए 5 से 6 दिन दीजिए कंटेंट बिल्डिंग के लिए, और बाकी टाइम आप दीजिए उसका टेस्ट राइटिंग के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, बिकॉज जीएस 4 में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जीएस 2 के स्टैटिक पोर्शन को 5 से 6 दिन दे दीजिए, एंड इसी तरीके से जीएस 3 के स्टैटिक पोर्शन को 5 से 6 दिन दे दीजिए। जब आप स्टैटिक पार्ट इतने में कवर कर लेंगे तो क्या होगा, आपका आपका मेजर चंक ऑफ द सिलेबस अगर कुछ करंट से भी आता है तो डेफिनेटली जो यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है उसी में से आ रहा है, तो आप उसी में से कीवर्ड लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा उतने में। ठीक है ना? तो ये स्ट्रैटेजी देखिए 80 डेज के लिए है। जिसके पास, जैसे कई एस्पिरेंट्स ऐसे कि उन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया है पर उनकी रेगुलरली मेंस की पढ़ाई नहीं हुई थी पूरे साल भर, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं किसी को शॉर्टकट अपनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट गिवन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर। अब देखिए ऑप्शनल पेपर के लिए क्या कर रहे हैं हम। आधा टाइम तो ऑप्शनल पेपर को डेली अलॉट कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट 60 डेज में जब आप ऑप्शनल पेपर को ज़्यादातर टाइम अलॉट करिए, आधा टाइम अलॉट करिए, तो कोशिश करिए कि यू कैन रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। ऑल राइट,
वाई? बिकॉज देखिए स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। अब जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल तो हमारे पास प्री प्रिपेयर्ड आंसर होने चाहिए बेस्ट फॉर्मेट में। तो आप देखिए उसका इंट्रोडक्शन, कोट्स, फैक्ट्स, फिगर्स जो भी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शनल में, तो उसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स या फिर A4 साइज की 8-10 शीट्स में लिख लीजिए, जो आपका बहुत ही रैपिड रिवीजन होगा, जो आपको डालना ही डालना है अपने पेपर में व्हेन यू आर गिविंग द पेपर। एंड वो आप बस अपने उसके पहले, जैसे कि आप सुबह से मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ऑप्शनल पेपर के पहले उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकें। ऑल राइट। और उसको आप रिवाइज करेंगे तो क्योंकि 8-10 पन्ने ही रहेंगे तो आप सुबह से भी उसको 5-6 बार देख सकते हैं। जब आप उसको देख लेंगे ना, बिकॉज देखिए कोई भी अच्छा एस्पिरेंट होगा ना, तो डेफिनेटली ऐसे एस्पिरेंट से मेंस में मत डरिए जो कि बुक लेकर के आया है, बिकॉज उसने उसको शॉर्ट डाउन नहीं किया हुआ है। ऐसे एस्पिरेंट से डरिए जो सबसे पतले नोट्स लेकर के आया है, बिकॉज उसकी तलवार की धार बहुत ज्यादा तेज है। ऑल राइट। तो ये वाला चीज है। नाउ देखिए अभी आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसके आप इंट्रोडक्शन, कोर्स, फैक्ट्स, फिगर्स ये सब कलेक्ट कर लीजिए। अगर वो क्वेश्चन आस्क नहीं भी होते, अगर वो क्वेश्चन पूछे नहीं भी जा रहे हैं, सो यू कैन स्टिल रीपर्पज द मटेरियल फॉर द अदर आंसर्स, बिकॉज जो थीम्स होती हैं ऑप्शन में वो रिलेटेड होती हैं। अब देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो डेली ट्राई टू स्क्वीज सम आंसर राइटिंग इन योर ऑप्शनल शेड्यूल। तो अब अगर आप 4 से 5 घंटे अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आप 2.5 घंटे या 3 घंटे वो कर लीजिए ऑप्शनल का रिवीजन कर लीजिए। एंड आप क्या करिए कि 1 घंटे में कम से कम 4 आंसर लिखने की तो कोशिश करिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से आप क्या है ऑप्शनल के आंसर राइटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2-3 आंसर्स तो डेली लिखिए ही, और फुल लेंथ टेस्ट तो कम से कम एक वीक में एक लिख ही लीजिए। अब ये चीज़ देखिए ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के लिए क्या होता है कि कुछ कोट्स, कुछ थिंकर्स बहुत चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली टॉपिक वाइज उन थिंकर्स, उन कोट्स और उनकी बुक्स की लिस्ट बना ले तो आपको बहुत ही आसान होगा वो रिवाइज करने के लिए। ऑल राइट। अब देखिए ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन विच यू आर गोइंग टू कोट अ पर्टिकुलर थिंकर। तो उस तरीके से बहुत ही रेडीमेड नोट्स आपके होंगे और आप एग्जाम में बहुत ही शार्पली डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से आप कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। 2-3 पेजेस की लिस्ट होएगी और देखिए ये 2-3 पेजेस या 8-9 पेजेस की जो लिस्ट है वो आपके हर आंसर में 1-2 मार्क्स बढ़ा रही है। तो अगर जिसने कभी पहले मेज दिया हुआ है, ठीक है ना, और मान लीजिए कि अगर उसके 120 मार्क्स आते हैं, है ना, अगर उसने हर आंसर में 1-2 मार्क्स बढ़ा लिए एंड नाउ यू नो कि हमारे 20 क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो वो उसके 40 या 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अगर 140 मार्क्स आ गए ऑप्शनल में तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं। ऑल राइट। तो इसी तरीके से काम करिए ना। अब हम GS1 की बात कर लेते हैं। अब देखिए GS1 में आग का सिलेबस तो देख लीजिए ज़रा सा। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और सोशल इश्यूज पूछे जाते हैं। अब देखिए सोशल इश्यूज प्रीलिम्स के लिए जितने ही बिल्कुल ही काम के नहीं होते हैं, उतने ही सोशल इश्यूज मेंस के लिए काम के होते हैं, है ना। अब देखिए बाकी जो टॉपिक्स हैं अदर देन सोशल इश्यूज वो तो आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर ही करके रखे हैं। और सोशल इश्यूज एक लो हैंगिंग फ्रूट है। आपके जो भी बेसिकली सेक्युलरिज्म है, कम्युनलिज्म है, बाकी भी जितने सोशल इश्यूज हैं, तो आप एक दिन 4-5 घंटे के सेशन में बैठिए, उसके उससे रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स और उसके उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बना लीजिए। और उससे रिलेटेड जो भी है वो आप 1 पेज में 2 पेज में कंडेंस कर लीजिए लीजिए हो गया आपका सोशल इश्यूज। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। बिल्कुल एकदम करंट इश्यूज हैं ये। गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी, ठीक है ना। तो ये सब है ना सोशल इश्यूज है, डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली अगर आपने बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऑल राइट। तो ये आपका GS1 का था। और भी देखिए कितने सारे सोशल इश्यूज एक ही साल में आए हैं। सो लाइक दिस इज एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी vis-a-vis कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजन, ठीक है ना।
फिर टॉलरेंस, सिमुलेशन एंड प्लूरलिज्म आर द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। फिर देखिए एलुसिलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड अ न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड ऑफ स्केयर रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो देखिए आपको 6 क्वेश्चन सोशल इश्यूज से मिले, तो अगर आपने 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, कर लिए, तो आपका काफी कुछ है ना, बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। एंड आप देखिए, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, अदर आप कुछ सालों में देखेंगे तो इट इज कम्प्लीटली मिसिंग फ्रॉम द पेपर, और 1 और 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के नहीं जानी है, लेकिन हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा कुछ मटेरियल मिल गया वर्ल्ड हिस्ट्री का, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको मेंस के लिए नॉर्मल लो आप पढ़ना चालू कर दें, विच इज़ अ वेरी वॉल्यूमिनस बुक। बुक अच्छी है, बट देन हमको वो पूरी पढ़ के नहीं जानी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। वाइल योर 80 डेज, आप उससे अच्छा आंसर राइटिंग पे ध्यान दे लीजिए, है ना। तो बेसिकली आप क्या करिए, एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मिल जाते हैं, उसी से आपको जो पॉइंटर्स बनाने हैं आप बना करके उसको एग्जाम में लिख दीजिए, एंड यू विल बी डन फॉर इट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन। अब देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एक दिन या 2 दिन लगा करके रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे ज्योग्राफी के, तो आपको पता चलेगा कि जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, साइक्लोन्स, इस तरीके के टॉपिक काफी न्यूज में थे। अब देखिए ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि उससे डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज इस बात पे अटेंशन दीजिए कि डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए। अगर मॉनसून के बारे में पूछा है तो ITCZ, मैस्करीन हाई, जो भी है ना, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो इन सबको ड्रॉ करना सीखिए मॉनसून के आंसर में। अब आप देखिए, जैसे कि साइक्लोन या एयर मासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पता है साइक्लोन में जब होता है तो फ्रंट्स बनते हैं, तो वो फ्रंट्स के टेम्परेट, स्पेशली तो वो फ्रंट्स के डायग्राम बना लीजिए। ऑल राइट, और क्या बना सकते हैं, देयर आर मेनी मोर डायग्राम्स। ऑल राइट, वो जो उसका रोटेशन का डायग्राम होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना, एयर का डायरेक्शन, ये सब के आप डायग्राम्स बना सकते हैं। ऑल राइट, तो ये आप एयर मासेस के लिए कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब देखिए हमने GS1 के बारे में इनफ डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू GS4। अब देखिए GS4 में क्या है, इफ यू हैव रेड द कॉन्सेप्ट बिफोर देन आप आंसर राइटिंग करिए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है सब्जेक्ट के साथ अभी, तो स्टिल हम उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई नहीं करी हुई है एथिक्स की पहले से, तो आप लेक्सिकन को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये इतना कॉन्वोल्यूटेड सब्जेक्ट है ना, इसके लिए लेक्सिकन में बहुत सिंपलर लैंग्वेज है, तो इससे चालू कर सकते हैं। अभी देखिए हम लेक्सिकन यूज इसीलिए कर रहे हैं, या हम ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, और हम कम टाइम में हमें अपना मेंस निकालना है, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो आप क्या करिए कि जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आप 20 से 25 कीवर्ड्स ढूंढ लीजिए रिलेटेड टू ईच टॉपिक। अगर आपको 20 से 25 कीवर्ड्स मिल गए हर टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप उसको केस स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको आंसर में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड अगर देखिए जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का है, तो आपने वो वहां पे वही 4 कीवर्ड्स यूज करने हैं। ऑलराइट, तो कीवर्ड्स से रिलेटेड करिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सब कीवर्ड्स निकाल करके दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मैं आपको ये फास्ट स्ट्रैटेजी करके दे दूंगी। एंड देन मैं आपको, अगर अगर इनफ लोग 8 से 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं फॉर दिस स्ट्रैटेजी, तो हम ये वाली 6 या 7 दिन की क्लास रख सकते हैं। 1 जुलाई से रख सकते हैं हम ये क्लास, तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एथिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं 5 या 6 दिन में। ऑल राइट, तो ये वाला काम कर सकते हैं। लेट्स सी। अब देखिए जैसे ये गुड गवर्नेंस है ना, एंड हाउ फार रिसेंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस स्टेप टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशियरी डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो इनके लिए आप वही वाले कीवर्ड्स उठा करके, ई गवर्नेंस के सूटेबल कीवर्ड्स उठा करके, और ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनसे क्या बेनिफिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उन सबको लिख दीजिए। अब देखिए हम प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ते हैं तब तो बहुत सारे हमें ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव मिलते रहते हैं, बिकॉज कभी हमें एमओ, जैसे कि दक्षता है ना, इस तरीके की चीजें हैं। बहुत सारी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं, सक्षम है,
तो कहीं टैक्स का पोर्टल है, तो कहीं सक्षम शायद जीएसटी का पोर्टल है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से बहुत सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आपको मिल जाएंगे। कुछ स्कॉलरशिप वाले हैं, कुछ डिसबर्सल ऑफ फंड्स के बारे में है, वो आप लिख दीजिए। और ग्रीवेंस रिट्रेसल से भी रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें कीवर्ड्स यहाँ चाहिए, और वो कीवर्ड्स मैं आपको दे दूंगी इफ इनफ नंबर ऑफ पीपल आस्क मी टू मेक इट। ऑलराइट, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको एथिक्स के कीवर्ड चाहिए या नहीं फॉर 2023। अब देखिए, जैसे गुड गवर्नेंस के कीवर्ड्स हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड ऑफ द पीपल, ये की एट्रीब्यूट्स हैं गुड गवर्नेंस के। अब देखिए, जब वो ये की एट्रीब्यूट्स, 5 की एट्रीब्यूट्स देख लेंगे ना पेपर में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको 2 से 2.5 नंबर दे ही देगी, ठीक है ना। फिर और बहुत सारे कीवर्ड हैं कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मल्टी एक्टर पार्टनरशिप, फुल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेट कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। और ह्यूमन राइट्स में क्या क्या है, ये सब चीजें, ठीक है ना। अब रूल ऑफ लॉ के बारे में जान लीजिए, एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स के बारे में जान लीजिए, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के बारे में जान लीजिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव पब्लिक सेक्टर के बारे में जान लीजिए। तो बेसिकली हम इन कीवर्ड्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। दिस इज जस्ट ग्लिम्स ऑफ कीवर्ड, है ना। लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये 4 4 लाइंस में क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अब देखिए, ये पूछ रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर सेम, yet there is a difference in the performance of positive minded officers are able to interpret the rules and regulations in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules against the case। तो अभी देखिए, इसमें आपको बेसिक सिविल सर्विसेज वैल्यू भी तो लिखनी है कि जो भाई जो भी ऑफिसर ऐसा है जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है एंड ही इज एबल टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो देन तुम्हारा क्या है कि कमिटमेंट टू द सिटीजन कंसर्न एंड पब्लिक गुड्स, एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर वनरेबल एंड वीकर, आउटपुट ओरिएंटेड एटीट्यूड्स, इनोवेटिवनेस, अडेप्टेबिलिटी, कमिटमेंट टू वर्क, यही सारी तो चीजें हैं ना जो आप इसमें लिखेंगे इस आंसर में। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे एथिक्स के कीवर्ड्स ही तो हैं। ऑल राइट, तो ये आपका यहाँ से ऐसे आंसर बन जाता है, एंड आप इसको इलेबोरेट करके तो लिखेंगे ही, तो आप इन सबको सब हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर आपको एथिक्स का ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं एट माय ईमेल आईडी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। एंड अगर इनफ लोग हो जाएंगे तो हम बस 5 दिन में 6 दिन में ऐसा कोर्स कर लेंगे जिससे हमारा एथिक्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अभी देखिए, ये है कि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, जनरल स्टडी 2 पे जाते हैं। तो ये देखिए, एक लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता है इस पे अच्छा परफॉर्म करना कैसे, कि देखिए पहले थॉरली स्टैटिक पार्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। आप देखिए, पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत की, उसी से कितने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको 5 से 6 दिन लगेगा वो स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर करने के लिए। आप करंट अफेयर्स पे अभी उतना ध्यान मत दीजिए, है ना। पहले स्टैटिक के हर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब इसमें सोशियोलॉजी के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी प्रिपेयर कर लीजिए। GS 1 में भी काम आ जाएंगे, आपके GS 2 में भी काम आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ काम आता है तो आपके GS 4 में भी काम आ जाएगा। एंड यू नेवर नो, मे बी इट कैन हेल्प इन GS 3 ऑल्सो, लाइक इंक्लूसिवनेस एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना। तो अभी देखिए, देखिए मेंस का जो ये 80 दिन का टाइम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च मत करिए, है ना। बस करंट अफेयर्स का बेसिक मटेरियल पढ़ लीजिए, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंटेंट नेसेसरी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का तो पार्ट है, तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो काफी जनरल है। ऑल राइट, तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट कर लीजिए, एंड यूजुअली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 से 4 से ज्यादा क्रॉस नहीं हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बेसिक IR का मटेरियल उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें से कीवर्ड्स उठाइए, उसको रिवाइज करिए, बेसिक ट्रीटीज वगैरह का नाम जानिए, उतने में आपका बहुत आराम से आपका एक बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक। लेट्स मूव ऑन। GS 3 में देखिए बहुत सारे टॉपिक है, तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि आप अ, क्या करिए, पहले स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर करिए, है ना। देखिए टॉपिक का रेंज क्या है कि वो करंट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, स्टैटिक से भी हो सकते हैं।
तो अब क्या है, हमारा इशू यहाँ पे प्राइमरीली ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उनको एक गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है ना। अब फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स यूपीएससी इस वाले पेपर में मार्क्स बहुत कम अवॉर्ड कर रही है, तो आप थोड़ा टाइम मैनेज करके चलिए, है ना। सब सब्जेक्ट्स को टाइम दे दीजिए, इसमें भी सरप्राइज देगा। अगर इसमें सरप्राइज दे दिया तो हम इसमें भी तैयार रहेंगे, एथिक्स में दे दिया तो उसमें भी रहेंगे। अप्रोच ऐसी करिए कि शुड बी कि स्टैटिक टॉपिक्स 5 से 6 दिन में खत्म हो जाए। इसमें भी आप अपने कीवर्ड्स लिख लीजिए, अपने फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, इतना काम कर लीजिए बस 5 से 6 दिन में। इसमें भी अगर आपको कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट्स की जरूरत है, आपको जल्दी टॉपिक्स कवर करने हैं, तो हम डेफिनेटली यू कैन मेल मी, तो हम पहले एथिक्स का कवर कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज में हम GS3 का कवर कर लेंगे। बहुत ही रैपिडली करेंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो एंड आपके मेजर स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। ये कर लेंगे। तो अभी आप देखिए जो सारे ये सारे क्वेश्चंस है ये स्टैटिक पार्ट से ही आ रहे हैं। ये कोस्टल इरोजन का, साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, नक्सलिज्म पे आ रहा है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आ रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे आ रहा है, पीडीएस पे आ रहा है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये दीज आर द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। तो इस पे अगर हमने 15-20 पॉइंट इकट्ठा करके रखे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन हम बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे। तो आप ऐसा कर लीजिए, है ना। सो दिस इज योर GS3 स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो GS3 की स्ट्रैटेजी हम देख चुके हैं। अब देखिए एसए पेपर की स्ट्रैटेजी करते हैं। अब एसए पेपर में क्या करना है, एसए पेपर में देखिए फिलोसफिकल टॉपिक्स ही पूछ रहा है ऐसे। और देखिए यूपीएससी पूछेगा ही फिलोसफिकल टॉपिक। वाई, बिकॉज आप जनरल थीम्स के लिए तो प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे, एजुकेशन, वुमेन, क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन यूपीएससी क्या चाहता है कि उसको आपकी राइटिंग एबिलिटीज का पता चले कि उन 3 घंटे में आप कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, है ना। इसलिए बहुत ही रैंडमनेस से फिलोसफिकल टॉपिक्स दिए रहते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन बेसिक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पॉइंटर्स के जैसे सर्व कर सकते हैं, जैसे कि एनलाइटमेंट और रोमांटिसिज्म के बीच में जो डिफरेंस है, तो बेसिकली रीजन और इंट्यूशन के बीच का डिफरेंस है ना। साइंस और सुपरस्टिशन के बीच का डिफरेंस है। जो नॉर्मल वर्ल्ड है, हार्ड वर्क है, और जो रोमांटिसिज्म है, लाइक विड्रॉल के बीच का डिफरेंस है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आप किसी भी फिलोसफिकल एसेज में रिपर्पस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लीजिए। एसए का पेपर, अगर आपको एसए से रिलेटेड क्लासेस चाहिए हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ क्लास ऑफ ओनली 8 आवर और 10 आवर ड्यूरेशन। 2-3 दिन में हम ये स्पेस कर लेंगे, आपका बहुत अच्छे एसए पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो की इवेंट्स इन हिस्ट्री एज वेल एज इश्यूज कैन आल्सो बी स्क्वीज्ड इनटू एन एसे। तो देखिए कोई भी फिलोसफिकल एसे आता है और देखिए उस फिलोसफी को हम ले जा सकते हैं ना हिस्ट्री के उसमें या करंट उसमें, ठीक है ना। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में, तो इस तरीके से अपन एसे को डेवलप कर सकते हैं। एसए के लिए अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मेरी ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। अब देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, हमको ब्रेनस्टॉर्म तो करना ही है, तो देखिए 2 ऐसे लिख लीजिए पर वीक, आपको बहुत मदद करेगा ये पेपर। इसमें अगर आपने 140-150 क्रॉस कर लिए तो कम मेहनत में बहुत, देखिए एथिक्स ऐसा है और एसए का पेपर ऐसा है जो कम मेहनत में ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है। एंड देन GS1 और GS2 भी ऐसे ही है जो रिवॉर्ड दे सकता है। GS3 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने हैं, बट देन उसको स्मार्टली कवर करिए, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं। चलिए, एंड देखिए अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं। तो देखिए आंसर राइटिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेदर यू आर एबल टू रिकॉल द मल्टी डायमेंशनल कंटेंट फॉर योर आंसर। एंड सेकंड क्या है कि आपके पास स्पीड है पेपर कंप्लीट करने की या नहीं इन द गिवन टाइम। अब देखिए अगर आपको कंटेंट डेवलप करना है मल्टी डायमेंशनल, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाइए और उसको लगाइए। तो देखिए यहाँ पे पूरा आंसर मत लिखिए, आप फ्लो चार्ट बना करके आंसर लिख लीजिए, तो ताकि आप आइडियाज रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। तो कोई आप जैसे टेस्ट सीरीज उठाइए, कम टाइम है आपके पास, आप 3 घंटे बैठ करके नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उठाइए, ब्रेनस्टॉर्म करिए कि इसमें क्या लिख सकते हैं, तो आपका ब्रेन काम करने लगेगा। आपके पेन के पहले आपका ब्रेन काम कर ले, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। पेन चलता जाए और साथ में ब्रेन चलता जाए इज नॉट एन आइडियल कंडीशन।
ब्रेन को पहले चलाइए, पेन को बाद में चलाइएगा, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर ऐसे, बस हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि क्या रेलेवेंट मटेरियल हम आंसर में डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो इनएविटेबली आप कॉन्फिडेंटली पेपर खत्म कर लेंगे लेस टाइम पे। अब देखिए फुल लेंथ टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड कम है बहुत ज़्यादा, तो 3 घंटे के ड्यूरेशन के आप फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड बाय द टाइम आप 8 से 9 फुल लेंथ टेस्ट अगर लगा लेते हैं, स्पीड विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, बहुत आसानी से पेपर कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैंने जब अपने पहले मेंस में आंसर राइटिंग चालू करी, तो जब मैंने आंसर राइटिंग करी तो मुझे पहले 4 पेपर लिखने में बहुत तकलीफ गई। मैं आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई यूज्ड टू राइट, लेकिन जब मैंने देखा मेंस में देखा तो डेफिनेटली मेरे पास समय बच रहा था पेपर में, बिकॉज माई स्पीड वॉज वेरी नाइस। वाई? बिकॉज अपने आप ही वो आ जाते हैं, आप बस प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी एंग्जाइटी में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्केड्यूल कैसा बनाएं, तो देखिए पहले 60 डेज आप ऑप्शनल और आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। जनरल स्टडीज पे आप इन 60 डेज में भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 20 डेज जनरल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस रखिए। देखिए बिकॉज जनरल स्टडीज के पेपर के बीच में गैप नहीं होता है। अब देखिए चीट शीट होनी चाहिए आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, ताकि वो 5 दिन जो आपको जीएस और ऑप्शनल के बीच में मिलेगा उसको आप entirely यूटिलाइज कर लीजिए, एंड यू आर एबल टू फाइन ट्यून द डिलीवरी ऑफ योर आंसर फॉर ऑप्शनल। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 to 12 फुल लेंथ टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करिए, एक फॉर्मेट जो है फ्लो चार्ट के में के बेसिस पे आप रिकॉल कर लीजिए आंसर्स, ऐसे करके कुछ टेस्ट लगा लीजिए ताकि आप सेटिस्फैक्टरली ये जान सकें कि आप एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी देखिए समय ऐसा है कि मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए, बहुत ज़्यादा खोजिए मत, स्टैटिक प्रिपेयर करिए, करंट प्रिपेयर करिए बेसिक चीज़ों से, और उसी को आंसर के फॉर्मेट में पुट कर दीजिए। अभी आपने अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है प्रीलिम्स के बारे में के पहले, तो भी डरिए मत, अभी भी बहुत कुछ सैल्वेज किया जा सकता है। आपका पहला एस्से या आंसर परफेक्ट नहीं होगा, या फिर आप जिस तरीके का स्टैंडर्ड चाह रहे हैं, जिस तरीके की आप सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस प्लान को स्टिक करेंगे तो ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर जाएंगे एंड यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये स्ट्रैटेजी है अपनी। एंड इफ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी प्लीज लाइक माई वीडियो, है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको 2023 का मेंस के प्रिपरेशन करने में क्या तकलीफें जा रही हैं। एंड अगर आपको कीवर्ड से रिलेटेड कोर्स चाहिए या आपको जल्दी टॉपिक्स कवर करने हैं 5-6 दिन के अंदर, सो डेफिनेटली बेसिक टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं जल्दी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे या आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करिए। टुडे इज़ 23rd of June। हम ऐसा करेंगे कि हम आपका जुलाई में जीएस के चारों पेपर बहुत अच्छे से कवर कर लें, ऐसा करके कुछ बना लेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स end this video here, and all the best to all of you in for your UPSC preparation. Thank you.